अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 6। और ये चैप्टर नंबर 5 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ग्राफ, और मेरे पास ये बुक 2 है जिसको कॉमनली D2 भी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट, जो कि बहुत आसान सी है। जस्ट हमारे पास यहाँ पे मेंशन्ड है सॉल्व द इक्वेशन। हमने जस्ट इक्वेशन सॉल्व करके दिखानी है क्वेश्चन नंबर 6 में, और वो इक्वेशन भी आगे गिवन है जो कि लिखी हुई है 7x³ + 21x² = 0। तो जस्ट इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करके दिखाना है, यही हमारा टास्क है, यही इसका सोल्यूशन होगा। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस इक्वेशन को एक बार दोबारा यहाँ पे मेंशन कर लिया है ताकि इसका सोल्यूशन करते वक्त हमारे लिए आसानी रहे। अब देखें, जब भी आपके पास कोई इक्वेशन आती है सॉल्व करने के लिए, और उसमें जस्ट मेंशन यही होता है कि आपने उसको सॉल्व करके दिखाना है, तो आपने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती हैं ताकि आपको समझ आ सके कि इसका सोल्यूशन किस तरह स्टार्ट किया जाए। अब आप देखें, ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें सिर्फ दो टर्म्स नज़र आ रही हैं आपको। एक फर्स्ट में 7x³ और एक दूसरी टर्म 21x²। ये सिर्फ दो टर्म्स हैं इसके अंदर। और अक्सर केसेस के अंदर अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन आए जिसमें सिर्फ दो टर्म्स हों और वो इक्वल हों 0 के, तो अक्सर उनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होता है, और वो कॉमन लेने के बाद वो इक्वेशन सॉल्व हो जाती है, और यानी आसान हो जाती है, और आप उसको जल्दी से उसका सोल्यूशन जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। तो याद रखें, जब भी आपके पास दो टर्म्स आएँ और वो 0 के इक्वल हों, आप उसमें लाजमी ये चीज़ चेक करें कि उन दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर उन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा होगा तो वो बहुत इक्वेशन जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ये लाजमी कंडीशन नहीं होती, लेकिन अक्सर केसेस में इस तरह हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बता दिया ताकि स्टूडेंट्स जो हैं जब भी ये इस तरह की इक्वेशन देखें या इस जैसी कोई और इक्वेशन देखें, वो ये चीज़ लाजमी चेक कर लें कि इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है कि नहीं है, ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो यही काम हम पहले खुद भी चेक करेंगे इसी इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में आप नोटिस करें, पहले तो हम नंबर्स की बात कर लेते हैं। एक नंबर अपीयर हो रहा है जिसका नाम है 7, जो x³ का कोफिशिएंट है, और एक नंबर अपीयर हो रहा है 21, जो कि x² का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब जो x² के साथ लिखा हुआ है, और 7 भी यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट है, यानी x³ के साथ जो लिखा हुआ है। तो 7 और 21 दो नंबर आ रहे हैं। नंबर के केस में कॉमन निकालना होता है, तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला कौन सा नंबर मौजूद है। तो 7 और 21 दोनों ही 7 के टेबल पर आते हैं, यानी 7 पर डिवाइड होते हैं। 7 1 टाइम्स 7 होता है और 7 3 टाइम्स 21 होता है। इसका मतलब जो 21 और 7 को डिवाइड करने वाला नंबर होगा उसको ही हम कॉमन बोलते हैं। तो वो एक नंबर तो कॉमन मिलेगा इसमें 7। और नंबर्स के केस में आपने याद रखना है, जो भी चीज़ आप कॉमन के तौर पर लिख रहे हो, मैंशन करेंगे या कॉमन के तौर पर निकालेंगे यहाँ पे, वो लाजमी सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। यानी 7 सबसे बड़ा नंबर है जो कि 7 और 21 को डिवाइड करता है। आपको इससे बड़ा नंबर कोई नहीं मिलना चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो। अगर आप यहाँ पे ऐसा कोई नंबर ढूंढ लेंगे जो कि 7 और 21 को डिवाइड करता हो 7 से भी बड़ा, तो आपको वो लिखना चाहिए। तो नंबर के केस में याद रखें, कोशिश करें जो 7 और 21 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर ही ब्रैकेट्स के बाहर लिखें कॉमन के तौर पे। अब बात करते हैं वेरिएबल की। तो इसमें वेरिएबल आ रहा है x, जो कि 7 के साथ भी मौजूद है और 21 के साथ भी मौजूद है। फ़र्क है तो इनकी पार्ट्स में, जैसे x के ऊपर पार्ट 3 है, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं बेसिकली, मैं आसानी के लिए यहाँ पे पार बोल रहा हूँ, और 21 के साथ भी x मौजूद है और उसकी पार्ट 2 है। तो लेटर्स के केस में या वेरिएबल के केस में जो चीज़ दोनों में अपीयर हो रही हो, जैसे 7 के साथ भी x अपीयर हो रहा है, 21 के साथ भी x अपीयर हो रहा है, तो ये भी कॉमन आएगा। और लेटर्स के केस में जो छोटी पार होती है उसको कॉमन के तौर पे लिखते हैं। तो x के ऊपर पार्ट 3 है और 21 के साथ जो x है उसके ऊपर पार्ट 2 है, तो इसमें छोटी पार कौन सी बनी? जाहिर बात है x की पार्ट 2 यानी x²। तो यानी इसमें दो चीज़ कॉमन आई, एक कॉमन आया 7 और एक चीज़ कॉमन आई x²। तो जो चीज़ कॉमन आती है उसको ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, तो इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी। आप देख सकते हैं 7x² जो कॉमन आया था वो बाहर लिखा हुआ है, आगे ब्रैकेट्स है, क्योंकि 7 1 टाइम्स 7 होता है, इसलिए इधर x के साथ मैंने 1 लिखा नहीं है। आप लिख भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x³ का मतलब था यहाँ पे 3x है, जिसमें से 2x बाहर आ चुके थे, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ x की पावर 1 आया, यानी 1x आया है। प्लस का साइन वैसे ही रहा है, 7 3 टाइम्स 21 होता है, तो यहाँ पे 3 आया है। और ये जो x² था ये क्योंकि बाहर कॉमन आ चुका था, इसलिए यहाँ पे 3 के साथ मैंने नहीं लिखा। ये तो है एक रफ वे कॉमन निकालने का। अगर आप इस मेथड को इस तरह भी समझना चाहें तो वो भी मैं यहाँ पे आपको डिटेल से समझा रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन इसमें ना आए। कि जब भी आपने कॉमन लेना है तो जो मेथड आपने अडॉप्ट करना है कॉमन लेने के बाद, यानी आपने पहले देख लेना है आपके पास क्या कॉमन आया। तो आपके पास कॉमन आया 7x², आपने इसी जो चीज़ कॉमन आई है इन दो टर्म्स के साथ डिवाइड कर देनी है। तो जो आंसर आते हैं वही हम ब्रैकेट के अंदर लिख रहे होते हैं। जैसे आप देखें
अगर आप 7x क्यूब को जो आपने कॉमन निकाला है यानी 7x² उससे डिवाइड करें, इस ब्लू बॉक्स में आप देख सकते हैं कि हम जो 7x क्यूब है उसको डिवाइड कर रहे हैं 7x² से। 7x² क्या है, वही चीज़ जो यहाँ पे कॉमन लिखी हुई है, यानी जो आप चीज़ कॉमन निकालेंगे। तो x² और x क्यूब तो कट जाएंगे, ऊपर सिर्फ एक x बचेगा और 7 से कट जाएगा, तो यानी कुछ भी नहीं बचेगा, जिसको हम बोलते हैं 1x बचा है, या आप उसको जस्ट सिंपली x लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं जब हम 7x² और 7x क्यूब को डिवाइड किया तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या चीज़ लिखी हुई है, x, यानी वही चीज़ जो यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दी है। इसी तरीके से 7x² को दूसरी टर्म 21x² से भी हम डिवाइड करेंगे। तो जब 21x² से 7x² को डिवाइड करेंगे तो x² और x² तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 21 को 7 पे डिवाइड करने से आएगा 7 1 टाइम्स, 7 3 टाइम्स, यानी 3 आएगा। तो देखें ब्रैकेट में प्लस के बाद 3 लिखा हुआ है। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि जो भी चीज़ कॉमन आ रही होती है उसको अगर आप टर्म से डिवाइड कर दें तो जो आंसर में मिलता है वही ब्रैकेट के अंदर आ रहा होता है। आप इसको रफली कर लें देख के, या आप इस तरह अलग से इसको कहीं रफ वर्क में सॉल्व कर लें, तो दोनों केस में आपको इससे आसानी आएगी। तो अब जब हमने कॉमन निकाल लिया है तो हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन इस तरह की बन गई है। याद रखें जब भी दो एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रही हों और वो ज़ीरो के इक्वल हों तो आप उन दोनों एक्सप्रेशंस को अलग अलग जीरो के इक्वल रख के सॉल्व करते हैं। तो 7x² मल्टीप्लाई हो रहा है x+3 से और यहाँ पे जीरो के इक्वल है, तो 7x² को अलग से जीरो के इक्वल रखेंगे और x+3 को अलग से जीरो के इक्वल रखेंगे। कुछ इस तरह 7x² अलग से जीरो के इक्वल आएगा और x+3 अलग से जीरो के इक्वल आएगा। अब हमें अगर 7x² की बात करें तो 7x² से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही होती है वो इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करें तो डिवाइड हो जाती है, यानी जो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था वो जीरो से जाके क्या हो गया है, डिवाइड। आप देख सकते हैं 0/7 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और जीरो को किसी से भी चीज़ से डिवाइड करें तो जाहिर बात है वो जीरो ही आएगा। अब मसला यहाँ पे ये बनेगा कि ये जो x² है, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए होते हैं, ये जो इक्वेशन होती हैं हम इसमें पार्ट्स को रिड्यूस कर रहे होते हैं, यानी यहाँ पे पार्ट 3 है, तो हमारा टास्क ये होता है सोल्यूशन के अंदर कि हम इस पार को 3 से हटाकर सिर्फ पार 1 पे ले आएँ या सिंपल x पे ले आएँ। तो यहाँ पे तो अभी भी पार्ट 2 आ रही है, तो आपको पता है जब भी स्क्वायर को ख़त्म करना होता है, हमें ये पार्ट नहीं चाहिए यहाँ पे, तो हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन के दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूँ, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो मेरे पास कुछ इक्वेशन इस तरह की बन जाएगी। क्योंकि 0/7 तो जीरो ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो पे स्क्वायर रूट नहीं डाला, क्योंकि वो आंसर जीरो ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। x² के ऊपर मैंने स्क्वायर रूट डाल दिया। और आप लोग जानते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो जब स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा इस इक्वेशन में, तो हमारे पास जस्ट आंसर बचेगा x = 0। ये हमारा एक सोल्यूशन आ चुका है। अब इस दूसरी इक्वेशन जो x+3 है इसको भी देख लेते हैं। इसमें 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब इक्वेशन के दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो ये वहाँ पे माइनस होगा, यानी ये बन जाएगा x = 0 - 3, और 0 - 3 क्या होता है, -3, यानी यहाँ पे भी जो आपके पास x का आंसर आएगा वो क्या आएगा, -3। तो दो आंसर्स मिले, एक मिला x = 0, एक मिला x = -3। तो हमारे पास जो उसके सोल्यूशंस हैं वो यही हैं, एक x 0 है यानी एक जो वैल्यू है वो 0 है, और दूसरी x = -3 है यानी -3 है। तो ये जो कॉमन वाला पार्ट मैंने आपको समझाया ये मैंने यहाँ पे ब्लू बॉक्स में एलेबोरेट भी कर दिया है। अदरवाइज़ अगर आप ये ब्लू बॉक्स को इतना मतलब इसको रफ वर्क में ना भी सॉल्व करें और ख़ुद से देख भी लें तो ये देख के भी अंदाज़ा हो जाता है कि ब्रैकेट्स में क्या चीज़ आनी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी क्वेश्चंस के साथ।